कॉन्ट्रैक्ट का ये टॉपिक है और ये 2022 के एनुअल एग्ज़ाम में भी आ चुके हैं और बहुत सारे और एग्ज़ाम्स में भी नॉर्मली आता रहता है। अब कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने लगे हैं। A contract is a legal arrangement between two or more parties and this contract is binding and it is enforceable by law. कॉन्ट्रैक्ट होता इस तरह से है कि इस एक पेपर होता है जिसमें कुछ रूल्स लिखे होते हैं, ठीक है। अब उन रूल्स के अकॉर्डिंग दोनों पार्टीज़ को एग्री करना होता है और दोनों पार्टीज़ को उस रूल्स को फॉलो भी करना होता है जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में यानी कि उस पेपर पर लिखे होते हैं जिन पे इन दोनों पार्टीज़ का सिग्नेचर होता है, ठीक है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इन्फोर्सेबल होता है लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि लॉ जो है खुद इसको इन्फोर्स कराएगी। अगर दोनों पार्टीज़ में से कोई एक भी इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी तो लॉ खुद उस बंदे को कहेगी कि आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है, इसकी ड्यूटीज़ को पूरा करना है जो इसमें लिखी गई थी। A contract legally binds the parties to do or not to do some particular thing that is mentioned in a contract they had signed. और कॉन्ट्रैक्ट में जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं और जिन लोगों ने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया होता है उनको वो चीज़ करनी पड़ती है जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ने किसी चीज़ को करने से मना किया है तो उन लोगों को वो चीज़ नहीं करनी। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि उन दोनों पार्टीज़ को वो चीज़ करनी है तो उन दोनों पार्टीज़ को वो चीज़ करनी पड़ेगी जो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है। ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब डेरिवेशन ऑफ द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है कि ये वर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से निकला। फ्रॉम द मिडल इंग्लिश, फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच कॉन्ट्रैक्ट, फ्रॉम लैटिन कॉन्ट्रा हियर मीन्स को मीन्स टुगेदर और विद एंड द अदर वर्ड ट्रेहियर मीन्स टू पुल और टू ड्रॉ। सो कॉन्ट्रा हियर मीन्स टू ब्रिंग टुगेदर। बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड है ये मिडल इंग्लिश से निकला था, यानी कि ओल्ड फ्रेंच से निकला था, जिसका फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रा हियर के नेम से यूज़ हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, जो कि फ्रेंच में यूज़ हुआ था। और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कॉन्ट्रा हियर का। पहला पार्ट को जो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं टुगेदर, यानी कि जो पहला वर्ड है इसको टुगेदर कहते हैं, और दूसरा जो वर्ड है ट्रा हियर इसका मतलब है पुल और ड्रॉ। तो टोटल में इसको कहते हैं टू ब्रिंग टुगेदर, ठीक है। ये इसकी डेरिवेशन के ऊपर बात हो रही है, ठीक है, कि ये वर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से निकला। अब मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से लिखा है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखा है अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। बेसिकली जो दो लोग हैं, जो भी पार्टीज, दो से ज़्यादा लोग भी हों, वो जब भी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन करते हैं तो ये दोनों लोगों के ऊपर बाइंडिंग हो जाता है। बाइंडिंग का मतलब है ये दोनों बाइंड हो जाते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग चलने पे, क्योंकि इन लोगों ने इस पर साइन किया होता है, अपनी मर्ज़ी से इस पर साइन किया होता है। तो दोनों में से जो भी पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं करेगी, कोर्ट उसको सज़ा भी दे सकती है, कोर्ट उसको बुला के पूछ सकती है आप इस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो क्यों नहीं करे, ठीक है। इसलिए ये लीगली बाइंडिंग होता है। बाइंडिंग का मतलब है कि आपके हाथ पैर बंध जाते हैं, आपको मजबूरन वो चीज़ करनी पड़ती है जो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। ये बात यहाँ पे लिखा है। डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी से लिया है। मरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी ये कह रही है कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज विच इज़ लीगली इन्फोर्सेबल। कॉन्ट्रैक्ट एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है। बाइंडिंग का मतलब है दो लोगों को जुड़ाने वाला एक एग्रीमेंट है जो कि इन्फोर्सेबल है, लीगली इन्फोर्सेबल, यानी कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर साइन करने के बाद जिन लोगों ने साइन किया है उनके हाथ पैर बन जाएंगे, उनको उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। और कॉन्ट्रैक्ट अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो कोर्ट खुद यानी कि लॉ खुद उन लोगों को कहेगी कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करें। अगर नहीं कर सकते तो जुर्माना भरें दूसरे बंदे का, उसको पैसे दें क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझाई जा रही हैं। अब सेक्शन 2H आ जाता है। तो सेक्शन 2H है वो बेसिकली सेक्शन 2H ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन है, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 2H ये कहता है एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा एग्रीमेंट जिस पे फोर्स ऑफ लॉ आ जाए उसको कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अब एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक एग्रीमेंट लिखा है जिस पे लोग साइन करें, सब करें, लेकिन उस पर फोर्स ऑफ लॉ नहीं है, लाइक लॉ और कोर्ट उसमें आगे हेल्प आउट नहीं कर पा रही, तो वो प्रॉपर्ली एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। बट एक ऐसा एग्रीमेंट जिस पे फोर्स ऑफ लॉ भी मौजूद है, यानी कि कोर्ट्स खुद इन्वॉल्व हो रही हैं आपकी हेल्प करने में, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में, तो वो एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यानी कि उस एग्रीमेंट के अंदर अगर लॉ नहीं मौजूद प्रॉपर्ली, लॉ को प्रॉपर्ली उसमें इंक्लूड नहीं किया जा रहा, फोर्स ऑफ लॉ नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये सेक्शन 2H हमें ये बताता है। कंडीशंस फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट्स की क्या कंडीशन होनी चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपके पास एक एग्रीमेंट होना चाहिए, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें सारे रूल्स लिखे होने चाहिए दोनों पार्टीज़ के। एन एग्रीमेंट शुड बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, और जो एग्रीमेंट है वो लॉ के अकॉर्डिंग इन्फोर्स भी हो सके। अगर ये दोनों चीज़ें मौजूद होंगी तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है।
यानी कि अगर ऐसा एग्रीमेंट जिसमें लॉ इंक्लूड ही प्रॉपरली नहीं है और कोई भी बंदा उस एग्रीमेंट को अगर तोड़ता है और कोर्ट इन्वॉल्व ही नहीं हो पा रही, ठीक है, तो वो किसी काम का नहीं होगा एग्रीमेंट, ठीक है। लेकिन अगर वो एग्रीमेंट के अंदर लॉज भी इंक्लूडेड है, लॉज को तोड़ेंगे तो दूसरी पार्टीज़ को जुर्माना भी भरना पड़ेगा कोर्ट का। ऐसी सिचुएशन पे जिसमें लॉ आ जाए एग्रीमेंट के अंदर तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉ इंक्लूड होता है, जिसके अंदर यानी कि ऐसे एग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं जिसके अंदर लॉज के भी कुछ पॉइंट्स लिखे जाते हैं कि अगर आप ये चीज़ पूरी नहीं करेंगे तो आपका ये नुकसान होगा या फिर आपको ये जुर्माना भरना पड़ेगा, और लॉज के सेक्शंस ऐड किए जाएंगे। ऐसे एग्रीमेंट को आप कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं जिसमें लॉ इंक्लूड हो। ये बात यहाँ लिखी है। डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे ऊपर वाली बात की डायग्राम बना दी है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट होना चाहिए और लॉ होना चाहिए। बेसिकली एग्रीमेंट कहते हैं कागज़ जिसमें सारे रूल्स लिखे जाएं, दोनों पार्टीज़ चाह रही हैं कि हमें इस तरह से काम करना चाहिए, ठीक है। और इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ होनी चाहिए कि उसके अंदर रूल्स के साथ कुछ लॉज भी लिख दिए जाएं कि आप ये एक्ट जो है इस लॉ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अगर इसको फॉलो नहीं किया जाए तो कोर्ट सज़ा देगी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट तभी हो सकता है जब उस कागज़ के अंदर, उस एग्रीमेंट के अंदर जिसमें रूल्स लिखे गए हैं दोनों पार्टीज़ के, उसमें लॉ इंक्लूड किया जाए, तभी वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किस किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद होते हैं? पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है वॉइड, एक्सप्रेस एंड इन्फोर्सेबल, फिर है क्वाजी एग्जीक्यूटरी, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। अब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हैं ये आगे लिखे हुए हैं तो उनको आगे ही एक्सप्लेन करते हैं। पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज दैट टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको लॉ के अकॉर्डिंग इन्फोर्स किया जाए। बेसिकली एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लिखा है जिसमें कुछ लॉज लिखे हुए हैं, ठीक है, और वो लॉ दुरुस्त भी हैं, उन पर चला भी जा सके, और वो कॉन्ट्रैक्ट ठीक हो, यानी कि दोनों पार्टीज़ की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, इसको हम वैलिड कहेंगे। और वैलिड होने की एक और वजह भी ये है कि इसमें कोई गलत चीज़ें ना लिखी जाए, यानी कि कोई ड्रग डीलिंग ना हो, कोई स्मगलिंग ना हो, यानी कि सारा कॉन्ट्रैक्ट जो भी बन रहा है वो साफ़ सुथरा हो, ठीक है, तभी वो वैलिड होगा। और उसमें लॉ भी इंक्लूड किया जाए और दोनों पार्टीज़ की मर्ज़ी भी इंक्लूड की जाए, तभी वो वैलिड होगा। वाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको लॉ खुद इन्फोर्स नहीं करेगा, लॉ उसको इन्फोर्स होने से रोक देगा। इन्फोर्स का मतलब है आगे उसको चलाना, उस पर वर्कआउट करना। बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, ठीक है, एक पार्टी ने बनाया है, ठीक है, और दूसरी पार्टी को इसके रूल्स का नहीं पता। इस पार्टी को जो है कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स का पता है, ठीक है, इसने खुद बनाया, लेकिन इसने इसको वो चीज़ें नहीं बताई, छुपाई हैं। ऐसी सिचुएशन पे वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। वाइड का मतलब है गलत, ठीक है, जिसको कैंसिल किया जा सके, ठीक है। अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से कोई चीज़ छुपा के उससे साइन लिया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट खुद ही आगे चलने नहीं देगी और ख़त्म करा देगी। एक तो इस वजह से भी वाइड होता है। दूसरी वजह वाइड होने की ये है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गलत चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ड्रग डीलिंग हो रही है या स्मगलिंग हो रही है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को जिसमें गलत काम इंक्लूड हों वो भी वाइड होते हैं, गलत होते हैं, उनको भी कोर्ट इन्फोर्स नहीं करती, सही है। तो इसको हम वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं जिसमें गलत चीज़ें इंक्लूडेड हों और गलत तरीके से सिग्नेचर लिए जाएं बगैर दूसरे को बताएं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इज दैट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स रिटन और स्पोकन, यानी कि या तो आप बोल के बताओ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या है, या आप लिख के अगले को बताओ कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या है। इसको हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, या अगले को सारी चीज़ें बता दो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। दूसरा है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? एन अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड टू द कोर्ट ऑफ लॉ ड्यू टू सम काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक एब्सेंस ऑफ नेसेसरी स्टैम्प, रजिस्ट्रेशन और एनी अदर नीडफुल रिक्वायरमेंट्स। अनइन्फोर्सेबल का मतलब है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिस पे अमल नहीं किया जा सकेगा क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। कैसी प्रॉब्लम? जैसे कि उसके अंदर कुछ स्टैम्प मिसिंग होगा, कोई रजिस्ट्रेशन का कोई पेपर मिस हो गया होगा, या फिर कोई सिग्नेचर मिस हो गया होगा। ऐसी चीज़ें जिसमें ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ये चीज़ें मिसिंग हो, कोई भी मिस हो सकती है, तो वो इन्फोर्स नहीं हो सकता। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट तभी इन्फोर्स हो सकता है जिसमें सारी चीज़ें मौजूद हों, स्टैम्प भी हो लगा हो, रजिस्ट्रेशन पेपर्स भी मौजूद हों, साइंस भी सारी जगह लिए हों, पूरा मुकम्मल कॉन्ट्रैक्ट हो, तभी उसको कोर्ट इन्फोर्स करेगी। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज दैट टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज मेड अंडर सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ये किसी स्पेशल कंडीशंस पे बनते हैं, यानी कि कोई ऐसा हादसा हो गया, कोई ऐसा इंसिडेंट्स पेश आ गया जिस पे सडनली कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसको हम कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो कि किसी खास मकसद पे बनता है, खास सिचुएशंस पे बनता है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन बोथ द पार्टीज हैव कंप्लीटली परफॉर्म देयर ड्यूटीज व्हिच
वर मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ड्यूटीज़ लिखी गई थी दोनों पार्टीज़ की कि आपने ये काम करने हैं, ठीक है, और दोनों पार्टीज़ ने उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सारे काम अगर कर दिए हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड का मतलब है काम को ख़त्म करना, काम को ख़त्म करना, यानी कि जो काम आपको दिया गया है उस काम को उन्होंने ख़त्म कर दिया। एग्जीक्यूट का मतलब है डन, फिनिश, कि आपको जो काम मिला है आपने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया। अब एग्जीक्यूटरी में क्या फ़र्क है, एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटेड में क्या फ़र्क है। एग्जीक्यूटरी का मतलब है कि आपने अभी काम करना है, अभी आपका काम पेंडिंग है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट इज़ दैट कॉन्ट्रैक्ट इन विच समथिंग रिमेन्स टू बी डन। या तो किसी दोनों पार्टीज़ में से किसी एक ने काम कर दिया लेकिन दूसरी ने अभी तक उस कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूटी नहीं निभाई, या तो दोनों ने काम कर दिया फिर भी कुछ ना कुछ मिसिंग है उस कॉन्ट्रैक्ट में जो उन्होंने पूरा नहीं किया। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से ख़त्म ना करना, उस कॉन्ट्रैक्ट के पूरे चीज़ों को कम्प्लीटली ख़त्म ना करना और कॉन्ट्रैक्ट फिर भी चल रहा है, इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अभी भी कुछ ना कुछ चल रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट का, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। फिर आता है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज दैट टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच ओनली वन पार्टी मेक्स अ कमिटमेंट। इसमें होता ये है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें एक पार्टी जो है आज़ाद होती है ड्यूटी से, उसको कोई ड्यूटी नहीं करनी होती इस कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन जो दूसरी पार्टी है वो आज़ाद नहीं होती, इसको उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी हुई सारी ड्यूटीज़ को पूरा करना पड़ता है। बेसिकली एक ही पार्टी जो है कमिटमेंट में आती है कि हमें जो है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी सारी चीज़ों को पूरा करना है और दूसरी पार्टी को नहीं करना पड़ता, इस चीज़ को हम कहते हैं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि दोनों पार्टीज़ को इक्वली परफॉर्मेंस देनी पड़ती है उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की। यहाँ पे लिखा हुआ है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट दैट टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच बोथ पार्टीज आर बाउंड टू फुलफिल देयर कमिटमेंट्स। जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाइक रूल्स लिखे जाते हैं या चीज़ें लिखी जाती हैं कि इसको फ़लाँ काम करना है या इस पार्टी को फ़लाँ काम करने हैं, तो इन दोनों पार्टीज़ को मिल के अपने अपने काम परफॉर्म करने हैं जो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखे गए हैं। इसको कहते हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें दोनों पार्टीज़ यानी कि जिन जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है उन सबको काम करना पड़ेगा उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो लिखा हुआ है। अब एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड का मतलब है सही, करेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिसको आगे कोर्ट चला सके, आगे आप उस पर अमल कर सके, उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, करेक्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसकी एसेंशियल्स क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है। इसमें होना चाहिए प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, टू पार्टीज होनी चाहिए, कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल सब्जेक्ट मैटर एंड ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इन्हीं को हम आगे पढ़ने लगे हैं, इन्हीं पॉइंट्स को। तो पहला है हमारे पास प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस में से पहले हम प्रपोजल पढ़ने लगे हैं। प्रपोजल को हम ऑफर भी कहते हैं। अब ये होता गया सेक्शन 2A ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर ये कहा जा रहा है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज to another his willingness to do on to abstain from doing something। signifies का मतलब है सिग्नल देना, abstain का मतलब है stop। बेसिकली एक बंदा है, ठीक है, और एक ये इस बंदे को कोई सिग्नल दे रहा है कि तुम मेरा ये गाड़ी खरीद लो या ये घर खरीद लो मेरा, ठीक है। किस तरह से सिग्नल देगा ये बंदा? या तो ये कोई टीवी पे ऐड लगाएगा या मोबाइल फ़ोन पे कोई ऐसी एडवर्टिजमेंट करेगा या सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट लगाएगा कि मेरी ये गाड़ी मैं सेल करने लगा हूँ और इतने पैसों पे कर रहा हूँ। अब ये बंदा जब इनमें से कोई भी रिसोर्सेज यूज़ करके इसका एडवर्टिजमेंट देखेगा, इश्तिहार देखेगा, तो ये ख़रीदेगा ऐसे गाड़ी। तो बेसिकली ऑफ़र में ये होता है या प्रपोजल में ये होता है कि आप दूसरे बंदे को अपनी प्रपोजल दे रहे हो कि ये मैं गाड़ी इतने पैसों में भेज रहा हूँ, ठीक है, और जो दूसरा बंदा है जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा तभी कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा, ठीक है। ये बात यहाँ लिखिए कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज, यानी कि सिग्नल देता है दूसरे बंदे को जिसको वो चीज़ बेचना चाह रहा है या जिससे कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है, अपनी विलिंगनेस बता रहा है कि मैं ये चीज़ बेचना चाह रहा हूँ, टू डू ऑन और टू अब्सटेन, या तो मैं बेचना चाह रहा हूँ या अगले को रोकना चाह रहा हूँ किसी काम से, फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। ये बात वही लिखी है कि एक पार्टी जो है दूसरे को सिग्नल दे रही है कि मेरे से चीज़ खरीद लो या फिर ये काम करना छोड़ दो। तो ये चीज़ जो है सेक्शन 2A हमें बता रहा है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ प्रपोजल्स किस तरह से होते हैं कि आप किस तरह से लोगों को अपनी तरफ लेके आ सकते हो, या तो आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपने ऑफ़र को, या एक्सप्रेस प्रपोजल कर सकते हो, या आप स्पेसिफिक ऑफ़र और प्रपोजल कर सकते हो, या जनरल ऑफर एंड प्रपोजल कर सकते हो। अब इनको हम आगे पढ़ लेते हैं कि ये हैं क्या। ये जो तीनों हमने पढ़े थे बेसिकली टाइप्स ऑफ प्रपोजल हैं या टाइप्स ऑफ ऑफर हैं, ठीक है। अब पहला है हमारे पास एक्सप्रेस। एक्सप्रेस में क्या होता है? एन ऑफर और प्रपोजल विच इज़ मेड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन इज कॉल्ड एक्सप्रेस ऑफर और एक्सप्रेस प्रपोजल। बेसिकली एक इंसान जो है अपने मुंह से दूसरे को कह रहा है कि तुम मेरी गाड़ी खरीद लो, इसको हम कहते हैं एक्सप्रेस प्रपोजल, ठीक है। या तो लिख के इसको कह रहा है या तो मुंह से बोल के कह रहा है, या फिर कोई टीवी पे या मोबाइल फ़ोन पे या किसी भी मीडिया से
कोई इश्तिहार या ऐड लगा रहा है कि मैं अपनी गाड़ी बेच रहा हूँ या घर बेच रहा हूँ इतने पैसों पे, जिससे बहुत सारे लोग उसकी एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे और जिसको पसंद आएगा वो ऑफ़र, वो जाके उस चीज़ को ख़रीदेगा। तो खुद से मुंह से कहना, लोगों को बताना, इस चीज़ को कहते हैं एक्सप्रेस ऑफ़र। स्पेसिफिक ऑफ़र क्या होता है? When a proposal or offer is made to a specific person or group of persons, it's called a specific offer or specific proposal. This offer can only be accepted by the persons or person to whom it is made. That means such offer is proposed to a selected person. इसमें होता ये है कि मिसाल के तौर पे अब शॉप वाले जो लोग हैं जो लेडीज़ प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि अपने प्रोडक्ट्स को लेडीज़ को ही दिखाएं। वो कभी भी अपने प्रोडक्ट्स ना बच्चों को दिखाएंगे ना मेल को दिखाएंगे, क्योंकि उनकी ये ऑडियंस ही नहीं है। वो अपनी टारगेट ऑडियंस लेडीज़ को ही रखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि शॉप वाले अपनी प्रपोजल जो है इन लोगों को दे रहे हैं कि आप हमसे आके चीज़ें खरीदें, और लेडीज़ यहाँ पे कौन है? ऑफ़र को, इसकी दी हुई ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगी। तो ये स्पेसिफिक ऑफ़र में आ जाती है, यानी कि कुछ लिमिटेड लोग हैं जिनको टारगेट करके आप अपने ऑफ़र को देते हो कि आप हमसे वो चीज़ खरीदें, ठीक है। इसमें सारे लोग नहीं इंक्लूड हो सकते। या अगर कोई ऐसा ऑफ़र है जिसमें सिर्फ मेल ही हो सकते हैं, औरतें और बच्चे इंक्लूड नहीं हो सकते, तो वो अपने टारगेट ऑडियंस को मेल के अंदर ही रखेंगे कि मर्दों को ही अपनी तरफ डाइवर्ट करेंगे। अब आता है जनरल ऑफ़र। जनरल ऑफ़र से आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये वो ऑफ़र है जो कि सब लोगों के लिए होता है, ठीक है। When a proposal or offer is made to public in general, it may be accepted by any person who fulfills the conditions of this offer is called general offer or proposal. इसमें होता ये है, ये आपने अक्सर देखा होगा, बड़े बड़े बोर्ड्स पे कोई इश्तिहार लगा होता है, या टीवी पे कोई ऐड चल रहा होता है, या मोबाइल फ़ोन पे आप कोई ऐड देखते हो। वो एड्स जो हमें देखते हैं, ये किस लिए होता है कि बहुत सारी ऑडियंस उस ऐड को देखें, और बहुत सारी ऑडियंस जब देखती है उनमें से कोई एक बंदा या दो बंदा उनको अप्रोच करती है। तो बेसिकली ये सारे लोगों के लिए है कि एक बड़ा सा एडवर्टाइजमेंट लगा देते हैं टीवी पे, बोर्ड्स पे, और जिसको वो चीज़ चाहिए होती है वो जाके उनसे ख़रीद लेता है। तो ये होता है जनरल ऑफ़र में, जो कि सबके लिए होता है। अब आता है टर्मिनेशन ऑफ ऑफ़र और प्रपोजल, यानी कि आप अपने ऑफ़र को किस तरह से कैंसिल करवा सकते हो। कैंसिल करवाने को कहते हैं टर्मिनेशन। कि आपने ऑफ़र तो दी थी, लेकिन अगर आप ऑफ़र वापस लेना चाहते हो, यानी कि उसको कैंसिल करना चाहते हो, उसको हम कहते हैं टर्मिनेशन। अब उसके क्या मेथड्स हैं? पहला है टर्मिनेशन बाय रिवोकेशन, टर्मिनेशन बाय लैपलेस ऑफ टाइम, टर्मिनेशन बाय फेलियर टू फुलफिल कंडीशंस, एंड टर्मिनेशन ऑन डेथ ऑफ ईदर पार्टीज़। अब इन चारों पॉइंट्स को समझ लेते हैं। टर्मिनेशन बाय रिवोकेशन, रेवोकेशन का मतलब है अपने मुंह से कैंसिल करना, स्पीक करके, यानी कि बात करके आप कहें अगले को कि मैं ये ऑफ़र नहीं देना चाह रहा अब आपको, या राइट करके दें, लिख के दें कि मैं अब ये ऑफ़र कंटिन्यू नहीं करना चाहता, यानी कि खुद ही रिवोक करो उस ऑफ़र को। रिवोक का मतलब है कैंसिल करो, ठीक है। टर्मिनेशन बाय रेवोकेशन, यानी कि टर्मिनेशन का मतलब है ख़त्म करना बाय रेवोकेशन, कैंसिल के थ्रू। टर्मिनेशन बाय लैपलेस ऑफ टाइम, यानी कि टाइम गुजरने के साथ भी आप ऑफ़र को ख़त्म कर सकते हो। यानी कि आपने मिसाल के तौर पे कोई गाड़ी है, कोई कार बिक रही है, ठीक है, और आपने ऑफ़र लगाई है कि ये कार जो है इतनी प्राइस की मिलने लगी है इस डेट को। अब वो जब डेट गुजर जाएगी, टाइम गुजर जाएगा, तो आप उस ऑफ़र को ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। इसको हम कहते हैं लैपलेस ऑफ टाइम में। और फिर थर्ड पे आता है हमारे पास टर्मिनेशन बाय फेलियर टू फुलफिल कंडीशन, और जो इंसान ऑफ़र दे रहा है, ठीक है, और जो दूसरा इंसान है जो ऑफ़र ले रहा है, अब वो इसके ऑफ़र से सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि इसके पास जो है सारी कंडीशंस पूरी नहीं हो रही, ठीक है। फिर वो क्या करेगा? अपने ऑफ़र को खुद ही रिजेक्ट कर देगा, कैंसिल कर देगा, और इससे कहेगा ठीक है आप हमसे वो चीज़ ना लें, हमारे पास वो चीज़ें मौजूद नहीं है, ठीक है। या इस तरह से भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पे ये इंसान है, इसे कोई चीज़ ख़रीदने आ रहा है और इसको बेचनी ही नहीं है क्योंकि इसको उस प्रोडक्ट में वो कंडीशंस नहीं मिल रही जिसको चाहिए थी। तो उस सिचुएशंस में भी आप उस ऑफ़र को टर्मिनेट कर सकते हो, यानी कि कैंसिल कर सकते हो। टर्मिनेशन ऑन डेथ ऑफ ईदर पार्टीज़, अब डेथ में क्या होता है कि सपोज एक ये इंसान है, एक ये इंसान है। अब इसने कहा था इसको कि मुझसे आकर ना ये घर खरीद लो। अब उसी दौरान खरीदने बेचने के दौरान इस इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है, या इस इंसान की डेथ हो जाती है जिसने घर खरीदा। दोनों में से किसी की भी अगर डेथ हो जाती है तो आप ऑफ़र को ख़त्म भी कर सकते हो। ऐसे सिचुएशन पे आपने जो ऑफ़र लगाई थी वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, डेथ के दौरान। अब एक्सेप्टेंस आ जाता है। हमने जो ऊपर पढ़ा था वो था कि ऑफ़र किस तरह से देनी चाहिए लोगों को अपनी चीज़ बेचने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। अब एक्सेप्टेंस में ये होता है कि वो जो ऑफ़र आई होती है उसको किस तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए, ये बात यहाँ लिखी है। एक्सेप्टेंस के बारे में मौजूद है सेक्शन 2B में ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, सही है। अब सेक्शन 2B क्या कहता है? सेक्शन 2B में ये लिखा है कि when the person to whom the proposal is made signifies his essence thereto, the proposal is said to be accepted। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिस बंदे को प्रपोजल दी जा रही है, यानी कि ऑफ़र दी जा रही है, जब वो बंदा उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है ना,
एक्सेप्ट जब कर लेता है अपने मुंह से कह के कि मुझे वो ऑफ़र मंजूर है, ऐसी सिचुएशन पे ये समझा जाएगा कि उस बंदे ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। ये जो है सेक्शन 2 भी कह रहा है। अब कम्युनिकेशंस ऑफ एक्सेप्टेंस, कि आप किस तरह से अगले लोगों से कम्युनिकेट करते हो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए, ये बात यहाँ लिखी है। इसमें ये लिखा हुआ है कि विदाउट एक्सेप्टेंस a contract cannot be valid, so the offerer has to communicate with the other party for acceptance। इसमें ये कह रहे हैं कि बगैर एक्सेप्ट किए आपका कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं होगा। मिसाल के तौर पे एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है जिसमें एक पार्टी दूसरे को कह रही है कि आप मुझसे ये चीज़ खरीद लें, ऑफ़र दे रही है, आप मुझसे ये चीज़ खरीद लें, तभी कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड होगा। अब जब दूसरी पार्टी है उसने अगर एक्सेप्ट नहीं किया उसकी ऑफ़र को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं होगा। अगर उस पार्टी ने उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, ठीक होगा, जिसमें दोनों पार्टीज़ की रजामंदी होनी चाहिए। यहाँ पे यही बात लिखी है। और कैसे होगा कि ये ऑफेरियर यानी कि जिसने ऑफ़र दी है वो दूसरी पार्टी से कम्युनिकेट करे, ठीक है, यानी कि उससे कॉल पे बात करे या उससे मैसेज करे या उससे मिल के कहे कि आपने मुझसे ये चीज़ खरीदनी है कि नहीं खरीदनी, उससे कम्युनिकेट करे। और जब वो कम्युनिकेशन के थ्रू दोनों पार्टीज़ जब मान जाए हाँ हमने ये चीज़ खरीदनी है, बेचनी है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट ठीक होगा। विदाउट कम्युनिकेशन आपका कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं हो सकता। ऐसा ना हो कि ऑफ़र बेचने वाला यानी कि चीज़ बेचने वाला ज़बरदस्ती अगले को अपनी चीज़ दे दे और जो दूसरा बंदा है वो कहे भाई मैं तो लेना ही नहीं चाह रहा था, मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं की थी। तो इसलिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दोनों पार्टीज़ में कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेट करके अपने ऑफ़र और एक्सेप्टेंस को अप्रूव करें, फिर ही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, दुरुस्त होगा, करेक्ट होगा। अब अगला है हमारे पास कंडीशंस फॉर अ वैलिड एक्सेप्टेंस, कि एक्सेप्टेंस जो है वो वैलिड दुरुस्त तब होगी जब उसमें ये कंडीशंस मौजूद होगी। यहाँ पे तकरीबन 3 कंडीशंस है। पहली कंडीशन है बोथ पार्टीज़ मस्ट एक्सेप्ट, यानी कि दोनों पार्टीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो बेचने वाला है या ऑफ़र देने वाला है उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो अपनी चीज़ बेच रहा है, और जो लेने वाला है उस ऑफ़र को यानी कि एक्सेप्ट करने वाला है उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैं वो चीज़ ले रहा हूँ। तो इसमें दोनों पार्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन एट द सेम टाइम व्हेन ऑफर इज मेड, यानी कि जब ऑफर बन रही हो यानी कि ऑफर जब दी जा रही हो तब ही दूसरी पार्टी को चाहिए कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये लिखा है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड विद इन अ रीजनेबल टाइम, और जो एक्सेप्टेंस दी जा रही है यानी कि जिसने ऑफर दी है उसको एक्सेप्टेंस का तभी आप तो जब टाइम हो। बेसिकली अब किसी ने एक्सेप्टेंस दी है 1 दिन पहले आपको या 2 दिन पहले, तो कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी जल्दी उस ऑफ़र को आप एक्सेप्ट कर लें। अगर आप 1 साल गुजरने के बाद कह रहे हो हाँ मुझे ये ऑफ़र अच्छी लगी है, ये तो कोई टाइम नहीं होता ना एक्सेप्ट करने का, तब तक तो वो ऑफ़र गुजर चुकी होती है। तो जब वो ऑफ़र आई होती है यानी कि 1 दिन हुआ हो, 2 दिन हुआ हो, तो कोशिश करना चाहिए उस रीज़नेबल टाइम पर आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लें, लेट ना करें। ये बात यहाँ लिखी है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा पॉइंट है हमारे पास 2 पार्टीज़, ठीक है। इसमें क्या होगा, फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। वन पर्सन कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ, देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 पार्टीज टू मेक कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 2 बंदे होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। एक बंदा खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, 2 होने चाहिए, यानी कि एक वो होना चाहिए जो अपनी चीज़ बेच रहा है, एक वो होना चाहिए जो इससे चीज़ खरीदेगा। तो इसमें 2 लोग होने चाहिए तभी कॉन्ट्रैक्ट होता है। खुद ही अपने साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कैपेसिटी टू एंटर कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी का मतलब है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करो तो कोशिश करो उस इंसान के साथ करो जो मेंटली फिट हो, जिसका दिमागी तवाज़न ठीक हो, जिसमें इतनी अकल हो, एक एडल्ट हो, उसको पता हो कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि वो मेंटली स्टेबल होना चाहिए वो बंदा, और एडल्ट होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकता है, तभी वो कैपेबल हो सकता है। आप किसी बच्चे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते क्योंकि उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट को समझने की। ना ही किसी पागल इंसान से या किसी लूनाटिक से आप कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हो क्योंकि वो भी इस काबिल नहीं होते कि उस कॉन्ट्रैक्ट को समझ सकें। अकॉर्डिंग टू द ब्लैकस्टोन डिक्शनरी, द मेंटल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजन। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, इसके हम कैपेसिटी के ऊपर पढ़ रहे हैं। तो कैपेसिटी का मतलब यहाँ पे ये लिखा है, कैपेसिटी मीन्स द मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी का मतलब है दिमाग की कंडीशंस, ठीक है, वो इतनी होनी चाहिए कि वो अंडरस्टैंड कर सके प्रॉब्लम्स को और डिसीजन मेकिंग को। बेसिकली कैपेसिटी यही होती है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें लिखी हैं उसको समझने की भी उसमें अकल हो, उसकी प्रॉब्लम्स जो आएंगी उसकी भी उसको पता हो, डिसीजन मेकिंग में भी वो बेहतर हो। इस चीज़ को हम कैपेसिटी कहते हैं। अब अगला है द पार्टीज दैट आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप का मतलब है जो कॉन्ट्रैक्ट करने लगे हैं
एक दूसरे के साथ। मस्ट हैव कैपेसिटी टू एंटर द कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करे वो इतने कैपेबल हों कि उनको पता हो कि इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या है, इसके क्या नुकसान होंगे अगर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसमें लिखा क्या है। तो ये सारी चीज़ों की अक्ल रखने वाले हों तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड, पार्टीज हु आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कैपेबल इनफ टू नो एंड अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि पार्टीज़ वही आ सकती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कैपेबल होते हैं अंडरस्टैंड करने के कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वही लोग ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर आता है फॉलोइंग आर द कैपेसिटीज़। फॉलोइंग कैपेसिटीज़ में यहाँ पे ये लिखा है कि वो बंदा एडल्ट होना चाहिए, सेन होना चाहिए। सेन का मतलब है जो मेंटली स्टेबल हो, फिट हो, दिमाग में उसके कोई मसला ना हो। हैविंग अथॉरिटी टू डील विद द सब्जेक्ट मैटर, और वो ऐसा इंसान होना चाहिए जो जिसके पास पावर हो उस चीज़ को डील करने की। ऐसा ना हो कि वो एडल्ट भी हो, का मेंटली फिट भी हो, लेकिन उसके पास अथॉरिटी ही ना हो उस चीज़ को डील करने की। यानी कि किसी की, अब एक बंदा है गाड़ी बेच रहा है, दूसरा बंदा है वो गाड़ी खरीद रहा है, ठीक है। अब जो गाड़ी बेचने वाला है, अब ये गाड़ी इसकी नहीं है, इसके फादर की है, और फादर जिंदा है और फादर की मर्ज़ी के बगैर कर रहा है, और फादर की बेसिकली गाड़ी है। तो बेसिकली ये अथॉरिटी इसकी फिर नहीं हुई ना, ये अथॉरिटी तो फिर इसके बाबा की हुई, इसके फादर की हुई। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि वो बंदा, उस बंदे से आप चीज़ खरीदें जिसके पास अथॉरिटी हो उस चीज़ की, चाहे वो घर हो, किसी का हाउस हो, चाहे वो कोई गाड़ी हो या कुछ भी चीज़ हो। आप कोशिश करें उससे ख़रीदें चीज़ जिसके पास पूरा का पूरा कंट्रोल हो उस चीज़ का, ठीक है। और वो एडल्ट हो यानी कि जवान इंसान हो, और सेन हो यानी कि मेंटली फिट हो, ठीक है। ये चीज़ें होनी चाहिए। इनकैपेसिटी टू एंटर कॉन्ट्रैक्ट, इनकैपेसिटी का मतलब है वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इनमें वो लोग हैं हैविंग मेंटल डिफिशेंसी, यानी कि जिनके दिमाग में कोई मसला हो, जो पागल लोग हों या कोई भी किसी किस्म के उनमें मेंटल प्रॉब्लम हो, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ड्रंकन पर्सन नहीं कर सकता, जिन लोगों ने शराब पी होती है, जो मेंटली तौर पर ठीक नहीं होते शराब पीने के बाद, ड्रिंकिंग करने के बाद, वो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इडियट्स नहीं कर सकते। यहाँ पे इडियट्स में लूनाटिक्स आ जाते हैं जो पैदाइशी तौर पे बचपन से ही ज़हनी तौर पे कमज़ोर होते हैं, ठीक है। इनका दिमाग हम नॉर्मल लोगों की तरह बड़ा नहीं होता, बेशक के जवान हो जाते हैं, इनका दिमाग बच्चों जैसा रहता है। ऐसे लोग भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। चिल्ड्रंस नहीं कर सकते, बच्चे नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। पागल लोग नहीं कर सकते। ये पागल लोग वो नहीं होते, ये पागल लोग वो होते हैं जो शुरू में तो ठीक होते हैं, लेकिन बाद में किसी हादसे की वजह से या किसी इंसिडेंट की वजह से अचानक जवानी में आके ये लोग पागल हो जाते हैं। तो ऐसे लोग भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये जो लोग यहाँ पे लिखे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लॉफुल सब्जेक्ट मैटर, अब लॉफुल सब्जेक्ट मैटर का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है अपना सारी चीज़ें वो लिखें जो लॉ के अकॉर्डिंग हो। मतलब कि अब ड्रग डीलिंग के केसेस नहीं लिख सकते आप, लाइक ड्रग की चीज़ें बेचने वाले काम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिख सकते, फिर वो लॉफुल नहीं होगा, सही है। उसके अलावा आप ह्यूमन स्मगलिंग के ऊपर भी नहीं लिख सकते। ह्यूमन स्मगलिंग का मतलब इंसानों को बेचने वाले कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, या कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जैसे कि शराब या कुछ भी गलत कामों की कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते। तो सब्जेक्ट मैटर, लॉफुल सब्जेक्ट मैटर का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो चीज़ें आप बेच रहे हो, ले रहे हो, वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए, उसमें ड्रग्स इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उसमें शराब नहीं होना चाहिए, ह्यूमन स्मगलिंग नहीं होनी चाहिए। तो सेक्शन 10 जो है वो सब्जेक्ट मैटर को डील करता है। ये सेक्शन 10 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। All agreements are contracts if they are made by the free consent of parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void। यहाँ पे ये लिखा है कि सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं अगर वो एग्रीमेंट या वो कॉन्ट्रैक्ट फ्री कॉन्सेंट से हुआ हो। फ्री कॉन्सेंट का मतलब है कि दोनों पार्टीज़ की मर्ज़ी से हुआ हो और वो दोनों पार्टी जो है कम्पिटेंट हो, यानी कि काबिल हो कॉन्ट्रैक्ट करने के। उसके अलावा वो कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉफुल कंसिडरेशन के साथ हुआ हो, यानी कि उसमें लॉफुल चीज़ें हो, गलत चीज़ें इंक्लूड ना की गई हो, और साथ में उसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, यानी कि जिस चीज़ को बेचा जा रहा है या ख़रीदा जा रहा है वो लॉफुल होनी चाहिए, यानी कि साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ड्रग और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए। अब हम पढ़ने लगे नेक्स्ट पॉइंट। The consideration and the object in a contract must be lawful. This means consideration and object should not be unlawful. For example, a contract regarding trade of wine or drugs is not a valid contract. यहाँ पर लिखा हुआ ये है कि जो भी ट्रेड कर रहा है वाइन्स की, यानी कि वाइन्स को मुल्कों में भेज रहा है या ड्रग्स को मुल्कों में भेज रहा है और उसका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वाइड होगा, गलत होगा। तो ये जो ड्रग्स हैं, जो वाइन्स हैं, ये क्या चीज़ें हमारे पास ये हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स का मतलब है चीज़, कोई चीज़ होना, ठीक है। तो कह ये रहेंगे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ऐसी चीज़ जिसमें वाइन हो, ड्रग्स हो या कोई भी गलत चीज़ हो तो वो वाइड होगा। ये चीज़ यहाँ लिखिए। अब आता है लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन सेक्शन 23 में मौजूद है।
ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसमें लिखा है कि एन एग्रीमेंट हुज ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज़ लॉफुल इज़ कंसिडर्ड टू बी वाइड अंडर लॉ। बेसिकली एक ऐसा एग्रीमेंट जिसकी कंसिडरेशन अनलॉफुल हो, ठीक है, तो वो वाइड होगा। ये वो ऊपर वाली बात को दोबारा लिखती है कि ऐसी चीज़ जिसके अंदर अनलॉफुल चीज़ें हो ना तो वो वाइड होगा, गलत कॉन्ट्रैक्ट होगा। कंसिडरेशन मस्ट नेवर बी अनलॉफुल। इफ कंसिडरेशन इज अनलॉफुल देन कॉन्ट्रैक्ट विल बी नॉट वैलिड इन इस्लामिक लॉ एज वेल एज फॉर एवरी लीगल सिस्टम इन अनलॉफुल कंसिडरेशन इज नॉट एक्सेप्टेड। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि इस्लामिक लॉ के साथ जितने भी कंट्रीज़ के लीगल सिस्टम है यानी कि लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग भी एक ऐसा कंसिडरेशन, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर रहे हो जो कि लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, जिसमें गंदगी है, ड्रग्स की इन्वॉल्वमेंट है या वाइन्स के लेन देन हो रही है कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझा जाएगा। ये बात यहाँ लिखी है, चाहे वो इस्लाम के अंदर हो चाहे वो दुनिया का कोई भी लॉ हो, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट में गलत चीज़ें ऐड करें। अब आता है फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट का मतलब है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं अपनी मर्ज़ी से उस कॉन्ट्रैक्ट में आए, इसको हम फ्री कॉन्सेंट कहते हैं। कॉन्सेंट का होता है मर्ज़ी, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी बेस्ड ऑन फ्री विल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फ्री विल का मतलब है फ्री मर्जी, अपनी मर्जी करना, ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में लोग अपनी मर्जी से हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती उनके साथ ना की जाए कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करें, या उनके साथ कोई फ्रॉड ना किया जाए, या उन पर कोई प्रेशर डाल के आप साइन ना करवाएं उस कॉन्ट्रैक्ट पे। कॉन्ट्रैक्ट दैट इज़ मेड अंडर कोहेरियन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक और मिसरिप्रेजेंटेशन इज़ नॉट वैलिड। अब कोहेरियन कहते हैं थ्रेट करना अगले बंदे को, यानी कि आप किसी बंदे को थ्रेट करके, फोर्स करके, डरा के साइन करवाओ कॉन्ट्रैक्ट पे, इसको हम कोहेरियन कहते हैं। अगर इस तरह से भी आप कॉन्ट्रैक्ट करवाओगे तो वो वॉइड होगा, गलत होगा। वॉइड को कहते हैं गलत कॉन्ट्रैक्ट जो सही ना हो। फ्रॉड की शक्ल में आप कॉन्ट्रैक्ट करो, यानी कि आपने कोई ऐसी चीज़ बताई है किसी को कि मैं जो है बड़ा घर दे रहा हूँ, इतने पैसों का दे रहा हूँ, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट में आप उसको कोई और घर दे दो, फ्रॉड कर लो उसके साथ, या किसी भी शक्ल में उसमें उसके साथ फ्रॉड कर लो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाएगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है ज़बरदस्ती, यानी कि फोर्स के थ्रू प्रेशर डाल के उस बंदे से कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाए, उसको कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है प्रेशर डालना कि आप उसको ज़बरदस्ती उससे साइन करवा रहे हो कॉन्ट्रैक्ट पे, इसको हम अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। अब फिर उसके बाद आता है मिस्टेक का मतलब है कि आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिस्टेक्स कर रहे हो, ठीक है, दोनों पार्टीज़ को उस मिस्टेक का पता नहीं है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को भी वॉइड कहा जाएगा। या मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब है जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हैं वो चीज़ें आप उस पार्टी को नहीं बता रहे, बल्कि उस पार्टी को कुछ और बता रहे हो जिसको वो मान गई है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ें नहीं बता रहे, यानी कि उसके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, उसको गलत चीज़ें बता के उससे साइन ले रहे हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को भी वॉइड कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें लिखी हुई। फिर आता है सेक्शन 13 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या कहता है? 2 or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि जो सेक्शन 13 है वो ये कहता है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक ही चीज़ के ऊपर अपनी मर्ज़ी डाल रहे हैं, अपनी मर्ज़ी ला रहे हैं कि हम ये सब करेंगे मिलके, उस चीज़ को हम कहते हैं कि सारे लोगों ने एक ही चीज़ पे अपना मशवरा दी। जैसे कि सब कह रहे हैं कि हम ये जो घर है हम जो है इतने पैसों पे बेच रहे हैं, ठीक है, इतने पैसों पे बेच रहे हैं, और सारे लोग इस प्राइस पे राज़ी हो जाते हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि सारे लोगों ने मिल के इस डिसीजन पे फैसला लिया। ये सेक्शन 13 कहता है, ठीक है। सेक्शन 14 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 एन एग्रीमेंट इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज बाय कोहेरियन अनड्यू इन्फ्लुएंस। जो भी हमने ऊपर पढ़ा है ना उसको सेक्शन वाइज लिख दी है कि एक एग्रीमेंट तब ही फ्री ऑफ कॉन्सेंट होगा, यानी कि अपनी लोगों की मर्जी से तब ही होगा जब उसमें कोहेरियन ना हो, थ्रेट ना हो, ठीक है, डरा के साइन ना कराया जाए, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, यानी कि प्रेशर डाल के साइन ना किया जाए, फ्रॉड ना हो, फ्रॉड करके साइन ना लिया जाए, उसमें किसी किस्म की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और साथ में मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और बात लिखी है, आपने कुछ और कह के साइन करवाया। ये चीज़ें अगर नहीं होंगी तभी वो सही होगा कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 14 ये कह रहा है। अब अनफ्री कॉन्सेंट कौन सा होता है? अनफ्री कॉन्सेंट के बारे में सेक्शन 15 में लिखा है। सेक्शन 15 में कोहेरियन के बारे में बताया गया है कि अगर सेक्शन 15 ये कह रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोहेरियन हो, यानी कि थ्रेट हो, लोगों को धमका के उनसे साइन लिया जाए, उनको डरा के उनसे साइन लिया जाए, अगर तुम साइन नहीं करोगे तो हम तुम्हें मार देंगे या कुछ भी कर देंगे, उसको कोहेरियन कहते हैं। अगर ये चीज़ मौजूद हो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा, गलत होगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 में लिखा है। सेक्शन 16 ये कह रहा है कि अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस हो कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि प्रेशर डाला जाए उस बंदे पे साइन करने पे,
साइन करने के लिए प्रेशर डाला जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी दुरुस्त नहीं होता। अब सेक्शन 17 ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर फ्रॉड मौजूद होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड होगा, गलत होगा, यानी कि आप फ्रॉड की शक्ल में कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हो, अगले को धोखा दे रहे हो कॉन्ट्रैक्ट करके। ठीक है, मिसरिप्रेजेंटेशन जो है सेक्शन 18 में लिखा है। मिसरिप्रेजेंटेशन में ये होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट की बातें नहीं बता रहे हो बल्कि खुद से उसको बातें बता रहे हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें कुछ और लिखी हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को भी वॉइड नहीं कहा जाता। अब मिस्टेक आ जाती है। मिस्टेक में ये होता है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जानबूझ के दोनों पार्टीज़ ने भी नहीं गलती की, लेकिन उनको पता नहीं था इसमें मिस्टेक है और दोनों पार्टीज़ जो है उस मिस्टेक की वजह से नुकसान हो रहा है, तो ऐसे मिस्टेक वाले कॉन्ट्रैक्ट को भी वॉइड समझा जाएगा। ठीक है, ये सेक्शन 20 to 22 में लिखा हुआ है। अब कंक्लूजन आ जाता है। I conclude that a contract will be valid if there is no coherent, undue influence, fraud and misrepresentation involved in a contract। यहाँ पे ये कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट दुरुस्त तभी होगा जब उसमें ये सारी चीज़ें नहीं मौजूद होंगी जो हमने ऊपर पढ़ी हैं। कॉन्ट्रैक्ट शुड बी मेड विद फ्री कंसेंट हैविंग लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्री कंसेंट से होना चाहिए, यानी कि लोगों की मर्जी से होना चाहिए, और उसमें किसी किस्म का अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि गलत चीज़ें उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होनी चाहिए, गलत चीज़ों की लेन देन नहीं होनी चाहिए। ये था इसका कंक्लूजन।